इमेजिन एक 14 साल का यूएस अमेरिकन लड़का अपने पिता के मौत के बाद अपनी माँ को छोड़ के अकेला ही 7 समुंदर पार अमेरिका पहुँचता है। ना कोई डिग्री ना कोई कनेक्शन, पर दिल में एक जज्बात कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। केवट एक्सपोर्ट पे भीड़ भाड़ शोर शराबा अफरा तफरी के जहाँ बड़े मर्चेंट ज्यादा पके हुए फलों को इग्नोर कर रहे थे, वहीं उस लड़के को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर उसने रेल नेटवर्क पे अपनी पकड़ बनाई, अपनी खुद की शिपिंग फ्लिंग बनाई और सैकड़ों एकर्स में जमीनें खरीदी। ट्रॉपिकल जंगलों के बीच उसने नए शहर खड़े कर दिए। गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हुई और शहरों का ऑपरेशन उसके मॉडल बिजनेस के हिसाब से चलने लगा। ये कहानी है सैम जेमरॉय की, एक गरीब लड़का जिसने रिजेक्ट हुए फलों से अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे सेंटर अमेरिका पर अपना कंट्रोल जमा लिया। सैम जेमरॉय का जन्म साल 1877 में वेस्टर्न रसिया के एक छोटे से शहर में होता है। उसके पिता एक गरीब किसान थे और माँ हाउसवाइफ थी। श्याम एक सीधे साधे ट्रेडिशन घर में बड़ा हुआ। जब श्याम सिर्फ 10 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद घर की फाइनेंशियल हालत बहुत ही खराब हो जाती है। साथ ही में खेतों में काम कर कर उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। सर्वाइवल अब रोज का स्ट्रगल बन गया था। इस छोटी सी उम्र में श्याम डिसाइड करता है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और उसे एक ही रास्ता पता था जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकता था। अमेरिका में जो उसके दूर का एक अंकल रहता था जो उसकी छोटी सी ग्रोसरी संभालता था। सैम डिसाइड करता है कि वो अमेरिका जाएगा और सिर्फ 14 साल की उम्र में अपनी किस्मत बदलने के साथ श्याम अपनी जमीन, अपना बचपन और अपनी माँ को पीछे छोड़ घर पे जो भी पैसे थे उसे जमा करके श्याम ने अमेरिका जाने की एक 1 वे टिकट खरीद ली और शिप में बैठ गया। समुंदर का सफर लगभग 15 दिनों का था। इस दौरान उसका दिल अपनी माँ के लिए तड़पता था, लेकिन साथ में ही मन में एक उम्मीद थी उसकी जिंदगी के सारे परेशानियों से उसे आजाद कर दे। जब श्याम अमेरिका पहुंचा तो उसके पास न पैसे थे न रहने का ठिकाना। जेब में बस था एक कागज का टुकड़ा जिसपे उसके अंकल का एड्रेस लिखा हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो एक ऐसे देश में था जहाँ की वो ना भाषा जानता था ना लोगों को जो उसकी मदद कर सके। कभी कभी लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या कह रहा है, कभी कभी समझ के भी अनजान बने रहते। पर श्याम ने कभी भी हार नहीं मानी। वो बच्चा जरूर था पर उसके इरादे बहुत मजबूत थे। श्याम ने बड़े मुश्किल से अपने अंकल को ढूंढ लिया। वहीं से उसके रहने और खाने का पहला जुगाड़ हो गया था, लेकिन अभी उसे काम भी ढूंढना था। तो श्याम छोटे मोटे वेयर हाउस या शॉप पर हेल्पर की जॉब करता था, लेकिन श्याम जानता था कि ये सिर्फ थोड़ा सा सहारा है। वो एक पल के लिए भी आराम से बैठता नहीं था। श्याम में एक बात थी, वो बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्विंग था। अपने पास हो रही हर एक छोटी चीजों को वो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करता था। हर कन्वर्जेशन ध्यान से सुनता और कस्टमर से बातें करता था। सप्लायर्स के पास जाता और समझने की कोशिश करता कि एक छोटा बिजनेस चलता कैसे है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी जरूरतें क्या है। हर बातचीत, हर सवाल एक लेसन था और वो हर तरह के काम करने लग गया। फ्लोर साफ करना, डोर टू डोर डिलीवरी, वो हर पैसा ध्यान से सेव कर रहा था कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसकी तरफ आए तो वो बिल्कुल तैयार रहे। और फिर अपॉर्चुनिटी आती है। साल 1893। श्याम को अमेरिका आए हुए अब 2 साल हो चुके थे। वो अब 16 साल का था। एलाबामा के स्ट्रीट फूड पे चलते हुए उसने जिंदगी में पहली बार एक फूड स्टॉल देखा। एक केला जो 1970 सेंचुरी में भी एक एक्सोटिक फ्रूट था। सैम क्यूरियस हो जाता है और वो स्टीम के पास जाके तरह तरह के सवाल पूछने लगता है, लेकिन श्याम को ये आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ साथ यही केला एक पूरे कॉन्टिनेंट की जिंदगी बदल के रखने वाला था। अपने रोज के कामों के बीच शाम को एक दिन ये एहसास हुआ, ये छोटे मोटे कामों से उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर सच में उसे कुछ बड़ा करना है तो उसे वहाँ जाना होगा जहाँ हजारों करोड़ों डॉलर्स की लेन देन होती है। और कुछ दिनों के सोच विचार के बाद सैम ये डिसाइड करता है कि
सैम ट्रेन पकड़ के एलाबामा जाने का फैसला करता है, जो यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर दूर एक बिजी पोर्ट था, जहाँ पे पूरे सेंटर अमेरिका को फ्रूट से अनलॉक किया जाता था। वहाँ पहुँच के उसका दिमाग खराब हो जाता है। जिस केले को एक्सोटिक फ्रूट समझा जाता है वही केला हजारों पके हुए केलों को वेस्ट समझकर फेंका जा रहा था। सैम एक सेकंड के लिए बड़ा ही उदास हो गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे तो कि कई दिनों तक वो और उसकी माँ खाली पेट रहते थे। इस मोमेंट पे शाम एक फैसला करता है कि क्या वो इन केलों को कम प्राइस में खरीद कर इन्हें सेल करेगा तो क्या वो पैसे कमा सकता है। उसका प्लान सिंपल था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसके पास मौजूद थे उससे केलों का स्टॉक खरीदना और उसे लोकल एरिया में सस्ते दामों पे सेल करना। पहली नजर में ये स्ट्रेटेजी काफी सिंपल लगती थी, लेकिन चीजें उतनी भी सिंपल नहीं थी जितना शाम को लग रहा था। अगले दिन जब पैसे लेके शाम वापस से पहुंचता है तब कार्गो शिप दुनिया भर से प्रोडक्ट लेकर आ रही थी। मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स हर शिपमेंट के साथ भागा दौड़ी कर रहे थे। भाग दौड़, बार्गेनिंग और रीसेलिंग सेलिंग की रेस शुरू हो जाती थी। हर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। सैम का प्लान सिंपल था। पहले सब कुछ ऑब्जर्व करना, उसके बाद से ये समझ लेना कि ये पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है। इसी बीच एक चीज ने शाम का ध्यान खींच लिया। जब ये मैसिव शिप धीरे धीरे स्टेट पर आई, उस पे एक एम्बलम था जिस पे लिखा हुआ था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी। ये वही कंपनी थी जो उस वक्त बनाना मार्केट पे डोमिनेट करती और सेंटर अमेरिका और कैरेबियन टर्म के हिसाब से रीजन को एक्सपोर्ट करती थी। सैम देखकर मेस्मराइज हो जाता है। जैसे ही शिप स्टेशन पे आई, दर्जनों वर्कर ग्रीन या हैवी मशीन के बिना ही शिप में चढ़ गए और हाथों से हजारों बनाना के एक्सेस को अनलॉक कर दिया। पर ये पूरे रश के बीच शाम ने एक डिटेल्स नोटिस। कार्गो अनलोड होने के बाद यूनाइटेड फ्रूट के लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में रखना शुरू कर दिया। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को कोई पूछता नहीं था। यहाँ इन फ्रूट की 3 अलग अलग पाइल थी। पहली पाइल में सबसे ज्यादा ग्रीन बनाना और ज्यादा टाइम तक वो रह सकते, जिनकी प्राइसिंग भी बहुत हाई थी। ये सीधा ट्रेन के डब्बों में लोड हुए और उनको भेज दिया गया अलग अलग कंट्री। दूसरे पाइल में था येलो बनाना, थोड़े बहुत पकना शुरू हो चुके थे। ग्रीन बनाना के मुकाबले ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकते, इसीलिए इनको लोकल और सस्ते ट्रेडर को सस्ते दामों में बेचा जाता था। फिर आई तीसरी पाइल, वो पाइल जिसे कोई भी नहीं चाहता था, जिन पे थोड़े बहुत डास स्पॉट आ गए थे। ये बैच खाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं। लेकिन कंपनी के लिए ये सिर्फ वेस्ट था। हर शिप में लगभग 15% स्टॉक वेस्ट चला जाता था। ऐसे ही ज्यादा पक जाता था और इन्हें फेंक दिया जाता था। शाम के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जो $150 उसने सालों की जॉब करके बचाए थे, वो सब उसने एक ही आइडिया पर इन्वेस्ट कर। उसने अपनी सालों की मेहनत दांव पे लगा दी, बस इस उम्मीद में, इस आइडिया से कि उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। $150 आज के हिसाब से $540 के करीब है। अब ज्यादातर ग्रीन और येलो बनानास ऑलरेडी लोड हो चुके थे। सैम कंपनी के एम्प्लॉय के पास जाता है और उनसे ये सारे बचे हुए पके हुए बनानास खरीदने का ऑफर देता। कंपनी के लिए ये अप्रोच काफी अनयूजुअल था। उनके पास एक 16 साल का लड़का खड़ा था जिसको ठीक तरह से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, और वो जो प्रपोज कर रहा था वो और भी ज्यादा शॉकिंग। वो हजारों बनानास खरीदना चाहता था, उन बनानास को जिसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। कंपनी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट डील थी। वो हमेशा से इन पके हुए केलों का कुछ करना चाहते थे। इसीलिए जब उन लोगों ने शाम का प्रपोजल सुना, तो स्पेशली जब शाम ने उन लोगों को प्राइस सजेस्ट किया था, उन्होंने बिना ज्यादा सोचे शाम के साथ डील फाइनल कर ली। थ्योरी के हिसाब से ये डील अच्छी थी, लेकिन रियल लाइफ में चीजें बहुत अलग तरह से काम करती है। शाम लिटरली टाइम के अगेंस्ट एक रेस करने वाला था। अगर वो इन सारे स्टॉक को जल्दी बेच नहीं पाया तो उसे हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। अगले दिन सारे स्टॉक को लेके ट्रेन में चढ़ जाता है। शाम एक्साइटेड था, उसने सारे नंबर कैलकुलेट कर लिए थे, लेकिन यहाँ असली प्रॉब्लम अभी उसके सामने आने वाली। ट्रेन शाम की एक्सपेक्टेशन से काफी स्लो चल रही। हर कुछ स्टेशन पे ट्रेन बिना वजह रुक जाता था, कभी कुछ सामान भरने के लिए, कभी ड्राइवर चेंज करने के लिए, कभी ट्रैक क्लियर के इंतजार में। कभी कभी ट्रेन
ट्रेन एक ही जगह पे घंटों तक खड़ी रहती थी। तब जाके शाम को समझ में आया कि बाकी ट्रेडर्स क्यों इन बनाना को इग्नोर करते। बस कुछ घंटे का डिले काफी था इन पूरे बैच को बर्बाद करने के लिए। उसके खरीदे हुए केलों का कलर उसके आंखों के सामने अब धीरे धीरे चेंज हो रहा था। श्याम को समझ में आ रहा था कि वो अगर डेस्टिनेशन का इंतजार करता रहा तो वो इस स्टॉक को बेच ही नहीं पाएगा। डेस्परेट मोमेंट ने श्याम एक डिसीजन लेता है, एक ऐसा डिसीजन जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली। श्याम ट्रेन से उतरता है और वेस्टर्न यूनिवर्स एजेंसी की तरफ जाता है। वहाँ मौजूद टेलीग्रेशन ऑपरेटर को अपनी सिचुएशन समझाता है और उससे एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करता है। इससे अगले स्टेशन पे मौजूद सारे लोकल मर्चेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स और ग्रोसरी स्टोर एक मैसेज भेजने के लिए कहता है। एक चीप बनाना का शिपमेंट उनकी ओर आ रहा है, उनके स्टेशन की ओर आ रहा है और जितना माल बिकेगा उसमें से उसको भी कमीशन मिलेगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि ये प्लान काम कर जाता है। लेकिन कुछ स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन रुकती, श्याम को प्लेटफॉर्म पे बायर्स की भीड़ दिखने लगती। लोकल मर्चेंट्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ग्रोसरी स्टॉप और छोटे वेंडर्स पके हुए केले को लाइन लगाकर खड़े थे। प्राइस कम था इसीलिए सेल्स भी जल्दी हो रही थी, लेकिन टाइम अभी भी हाथ से निकलता जा रहा था। जैसे तैसे अगले एक हफ्ते तक गाड़ी स्टेशन टू स्टेशन रुकती रही और शाम का माल बिकता रहा। एक हफ्ते के बाद जब ट्रेन फाइनल अपने स्टेशन पे पहुंची, श्याम ने पूरा लोड बेच दिया था। इस दौरान सारे प्रोडक्ट बेचने के बाद अब उसकी जेब में टोटल $190 बचे हुए थे। जब श्याम ने हिसाब लगाए तो उसने देखा कि उसे $50 का प्रॉफिट हुआ है। इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि श्याम को ये प्रूफ मिल चुका था उसका आइडिया काम कर गया है। श्याम का पहला बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने मार्केट में ऐसा गैप फाइंड आउट किया था जिसे और भी कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था, जहां सारे बड़े कंपनियां, ट्रेडर्स अपने सारे कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम और अपने नेटवर्क और हाई मार्जिन के हिसाब ग्रीन बनाना के लिए कंप्लीट कर रहे थे। श्याम सबसे कम फलों को टारगेट कर रहा था और अच्छी इनकम कमा रहा था। श्याम अब रुकने वाला नहीं था। कुछ हफ्तों के बाद श्याम वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करता है, अभी दुगनी तेजी से और दुगनी स्पीड के साथ। श्याम अपना पूरा स्टॉक सेल कर चुका था। यहीं से एक ऐसे बिजनेस की फाउंडेशन जो आगे चल के इतना बड़ा बनने वाला था कि सरकारों की कुर्सी अब हिलने वाली थी। श्याम बिना कुछ सोच से इस प्रोसेस को हर दिन रिपीट करता गया, हर दिन दुगनी मेहनत से। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, अपने साथ हजारों किलो केलों के साथ नई नई चुनौतियां, हमेशा टाइम के अगेंस्ट एक रेस। हर बार श्याम और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा तेज बनता जा रहा था। और कुछ ही सालों ने श्याम ने ये हर प्रॉब्लम सिस्टमैटिक कर दिया था। कितना प्रोडक्ट देना है, कितना बेचना है, कहाँ सेल करना है। धीरे धीरे लोग उसको नोटिस कर रहे थे, लेकिन श्याम यहीं पे रुकता नहीं है। उसने अपनी स्ट्रेटेजी को और इम्प्रूव करने का डिसीजन ले लिया था। श्याम अब हर दिन लाखों का सेल कर रहा था और साल 1903 आते आते ये नंबर करोड़ों में पहुंच गया था। इसी साल एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उसे अपने लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज उसे मिलने वाला था। श्याम ने लो क्वालिटी बनाना फ्रूट से पूरा मार्केट ओवरफ्लो कर दिया था, जिससे यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को इस पे प्रीमियम बनाना के प्राइस पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब सबसे बड़ा बायर बन चुका था। अलाबामा के स्पोर्ट पे श्याम यूनाइटेड फ्रूट प्लस राइफ और रिजेक्टर के बनानास को वो ओली डेली बल्क में उठाता था। सबको कैश में पेमेंट करता था। डॉक मैनेजर, शिपिंग एजेंट, लोकल यूनाइटेड फ्रूट स्टाफ सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। लेकिन श्याम की यही तेजी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के आंखों में चुभ रही थी और उन्होंने धीरे धीरे श्याम पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। श्याम को हर चीज में धीरे धीरे साइड लाइन किया जाने लगा। उसके शिपमेंट में
डिले किया जाता। किसी दिन उसके डिमांड के हिसाब से आधी सप्लाई उसे दी जाती, तो कभी उसे खाली हाथ उसे वापस लौटा दिया जाता, तो कभी खुद ही यूनाइटेड फ्रूट कंपनी हजारों मार्केट के प्राइजों से भी डम कर रही थी, जिसे सैम जैसे ट्रेडर्स का प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल खत्म हो रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद सैम को समझ आ चुका था इस पूरे सिस्टम पे उसे कंट्रोल बनाना है। इसी वक्त सैम और बोल्ड स्टेप लेने वाला था। वो डायरेक्टली केले को इंपोर्ट करने का फैसला करता है, लेकिन चैलेंजेस भी उससे बड़े ही होंगे। फॉरेन प्रोड्यूसर से डील करनी होगी, वोल्टाइन लैंड खरीदना होगा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उसे एक शिप खरीदनी होगी जिसे फ्रूट को पोर्ट तक लाया जा सके। तो इसके लिए उसे हैवी इन्वेस्टमेंट यानी अफरम चाहिए होगी। इसी वक्त सैम की जिंदगी में एंट्री होती है हैसबीट अवार्ड की, एक इन्वेस्टर जो सैम के टैलेंट पे पैसा लगाने के लिए रेडी था। दोनों ने मिलके एक छोटी सी शिपिंग फ्लीट खरीदी, कैरेमल फ्रूट कंपनी नाम खरीद ली। इस कंपनी के पास जो 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें थी, केले उगाने के लिए एकदम परफेक्ट प्लान था। सैम का प्लान सिंपल था, अपने खुद के जमीन पे प्लांट ग्रो करना, जिसके बाद लोकल प्रोड्यूसर के पास टर्म के हिसाब से केलों को सीधा यूएस के एक्सपोर्ट किया जाए, एक्सपोर्ट मार्केट में बेचना। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये होती है, यूनाइटेड फ्रूट कंपनी सैम के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का ऑफर देती है, ये जानते हुए कि वो उसका कॉम्पिटिटर बन सकता है आगे चल के। छोटे ट्रेडर और सबसे बड़ी कंपनी का पार्टनरशिप किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को सैम का बिजनेस का 10% स्टेक मिल गया था और बदले में सैम को पैसा मिल रहा था जिसकी उसे जरूरत। सैम अब प्लांटेशन से लेके शिपिंग तक अपने हाथ में लेने वाला था। इसी सोच के साथ सैम ने अपनी जिंदगी का सबसे बोल्ड डिसीजन लिया। वो अमेरिका के स्पॉट के कंफर्ट को छोड़ के सीधा सेंटर अमेरिका के जंगलों में रहने चला जाता है। यहाँ कोई रेडीमेड फार्म नहीं था, चारों तरफ जंगल, गर्मी, मलेरिया जैसी भयानक बीमारी का खतरा था। यहाँ पहुँचते ही सैम सबसे पहले ये पूरा एरिया घूम के देखने लगता है, कभी घोड़ों के साथ तो कभी पैदल। सैम यहाँ की मिट्टी को चेक करता है, यहाँ के पानी के फ्लो को चेक करता है। सैम यहाँ की मिट्टी को चेक करता है। गांव, फॉरेस्ट, प्लांटेशंस खुद देखकर, खुद समझकर उसे ग्राउंड रियलिटी समझनी थी। वो सबसे पहले यहाँ के इन्फ्लुएंशन लोकल लोगों से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, लोकल पावर ब्रोकर। थोड़े पैसे सही जगह लगाने सैम के लिए काफी सारे दरवाजे खुल गए थे और उसने बहुत ही सस्ती जमीनें खरीदनी शुरू कर दी। सैम जानता था यहाँ की मिट्टी केले उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें उसका किसान बैकग्राउंड काम आ रहा था। खेल शुरू होता है, असली मेहनत। सैकड़ों की तादाद में वर्कर को हायर किया जाता है, जंगलों को साफ करके प्लांटेशन खड़ी की जाती है। कंडीशन काफी ज्यादा मुश्किल थी, जहरीले सांप, बिच्छू, मच्छर और सैम ऑफिस में बैठने वाले लोगों में से नहीं था। वो वर्कर के साथ साथ खेतों में मेहनत करता, स्ट्रेट लगाता और सफाई करता, जिससे वहाँ के लोग उसकी काफी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। सैम ने अपने वर्कर्स के लिए एक छोटा सा गाँव भी बनाया। जंगल के बीचों बीच एक नई सेटलमेंट खड़ी हो गई थी और इन कुछ सालों में ही सैम की प्रैक्टिकल नॉलेज रिपोर्ट पढ़ने वाले कॉम्पिटिटर से कई ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो केलों को प्लांटेशन से लेके शिपिंग तक हर एंगल से समझ चुका था। सैम के डील्स अब इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, वो यूनाइटेड फ्रूट्स जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट है, वो बराबर प्राइजेस पे अब सैम के बनाना बिक रहे थे। लेकिन यहीं पे रुकने वाला नहीं था, वो और ज्यादा लैंड खरीदने का सोच रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी, वो ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा हैवी डेट में डूबा हुआ था। बैंक उसे और ज्यादा लोन देने से इनकार कर देते हैं। केलों का बिजनेस रिस्की था, प्लांट, सूखा, फेस कुछ भी हार्वेस्ट को बर्बाद कर सकता था। फिर भी शाम को लगा ये उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, इसीलिए उसने यूएस वाले अपने पार्टनर को मैसेज भेजा। सैम को
कई अच्छे रेट पे बहुत ज्यादा एकड़ जमीनें मिल रही थी और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को पता चलने से पहले वो जमीन एक्वायर करनी थी, पर सैम का पार्टनर यहाँ पे सहमत नहीं होता। वो पहले डेट को सेटल करना चाहता था। यहाँ दोनों की सोच बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिसे दोनों पार्टनर के बीच पहली बार क्लैशेस होने लगे। तब शाम एक अनयूजुअल प्रपोजल रखता है। उसने उसके पार्टनर के कंपनी को शेयर खरीद लिया और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया, और ये पैसा सैम ने अंडरवर्ल्ड से उठाया था 50% इंटरेस्ट के साथ। डिसीजन बहुत ही रिस्की था। सैम अब कंपनी का 90% ओनर था, 10% यूनाइटेड फ्रूट के पास था, पर डिसीजन मेकिंग अब पूरी तरह से सैम के हाथ में थी। उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया। जितना पैसा उसके पास था, जितना पैसा उसके पास नहीं था, सब कुछ लगा दिया था। या तो वो यहाँ से अपना एक एम्पायर बना के खड़ा कर देगा, या फिर खुद अपनी एम्बिशन के दम पे नीचे दब के रह जाएगा। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।